हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर। तो दोस्तों, जीके की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास आप सबकी चलने जा रही है। जितने भी लोग नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले क्लास के नोटिफिकेशन आप सभी को आसानी से मिल जाया करे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और यहाँ पर मैं आपको जितने प्रश्न बताने वाला हूँ वो सारे के सारे प्रश्न आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग क्लास को बीच में बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि हर एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, पहला प्रश्न आप सभी लोग ध्यान से देखिए। यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असंगठित क्षेत्र के लिए सत्य नहीं है। आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए दोस्तों, आपका यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर काफी सारे लोग बताना स्टार्ट कर दिए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, जितने भी लोगों ने बताया है, देखिए पहला ऑप्शन क्या है यहाँ पर, अतिरिक्त समय के लिए काम करने का कोई प्रावधान नहीं होता है। ये जो है ये आपका तो सही विकल्प है। आपका सही विकल्प कौन सा नहीं है आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर दूसरे को, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर दूसरा क्या है आपका, सवेतन छुट्टी का प्रावधान होता है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर दो यहाँ पर जितने भी लोग बता रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है कि कौन सी संस्था भारत में राजकोषीय नीति तैयार करती है। आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए, कौन सी व्यवस्था भारत में राजकोषीय नीति तैयार करती है। तो यहाँ पर दोस्तों, जितने भी लोगों ने बताया है वित्त मंत्रालय, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। वित्त मंत्रालय जो है वो भारत में राजकोषीय नीति तैयार करती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है ग्राहकों से जमा स्वीकार करना, ये आपका भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। मतलब भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का कार्य नहीं है। तो आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर आपका जो चौथा वाला है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि आर्थिक उदारीकरण किस वर्ष में हुआ था। बताइए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए कि सन 1991 ईस्वी, आप सभी लोग ध्यान दीजिए, सन 1991 ईस्वी में जो है शुरुआत में भारत में आर्थिक उदारीकरण, जो कि देश की आर्थिक नीतियों के उदारीकरण से जुड़ा है। ठीक है, यहाँ पर इस वर्ष में जो है हुआ था। तो आप सभी लोग सन 1991 को टिक कर दीजिए, बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्लिक कर दीजिए। चलिए अगला प्रश्न है कि दूसरे राज्य के तत्काल राजनीतिक नियंत्रण के अधीन क्षेत्र को कहा जाता है। बताइए दोस्तों, दूसरे राज्य के तत्काल राजनीतिक नियंत्रण के अधीन क्षेत्र को कहा जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप सभी का जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप सभी लोग देख सकते हैं दूसरा वाला, कॉलोनी, ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी का यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बताइए, एक तंत्र, लोकतंत्र, धनिक तंत्र या धर्म तंत्र, ये बताइए, ये चारों तंत्र जो है इनमें से प्रत्येक वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए। मतलब इनमें से कौन ऐसा एक है जिनमें, मतलब पहला वाला क्या आपका राइट है, एक तंत्र में प्रत्येक वयस्क नागरिक का वोट होना चाहिए, या लोकतंत्र में, या धनिक तंत्र में, या धर्म तंत्र में, तथा प्रत्येक वोट का एक सामान्य मूल्य होना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों, जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर दूसरे को, लोकतंत्र में जो है प्रत्येक नागरिक का वैक्स वोट होना चाहिए तथा प्रत्येक वोट का एक सामान्य मूल्य होना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान दिया गया है। तो देखिए, संविधान, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, जी हाँ दोस्तों, किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान दिया गया दोस्तों। यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान से देखिए, ऑप्शन नंबर दूसरा वाला जो अनुच्छेद 2 है, ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत एक मौलिक कर्तव्य है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, देश की रक्षा करें और आवश्यक होने पर राष्ट्र की सेवा करना। जी हाँ, देश की रक्षा करें और मतलब यहाँ पर देखिए, आवाहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना या आवश्यक होने पर राष्ट्र की सेवा करना, बात एक ही है। तो यहाँ पर आप सभी का जो ऑप्शन नंबर चौथा है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने भी लोग ऑप्शन नंबर 4 बताएं बिल्कुल राइट है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 16 जाने माने
ठीक है, 16 जाने माने महाजनपदों में से सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद कौन सा है? तो दोस्तों मगध, कोसल, यहाँ पर वत्स, अग। यहाँ पर कुछ लोगों का मानना है कि मगध यहाँ पर आपका राइट आंसर है। तो आप सभी लोग देख सकते हैं 16 माने जाने जनपदों में जो मगध है, जी हाँ, वर्तमान में बिहार में है। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये छठी और चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान जो है सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया था। मतलब ये कौन सी शताब्दी चल रही है? ये 21वीं शताब्दी में चल रही है, और वो चौथी और पांचवी शताब्दी से ही ये फेमस था, और अभी भी ये सबसे छठ मतलब महाजनपदों में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत के किस ऐतिहासिक पाठ में चांदी, जी हाँ, आप सभी लोग ध्यान दीजिए, भारत के किस ऐतिहासिक पाठ में चांदी के सिक्कों को रुपया रूप बताया गया? बहुत ही अच्छा प्रश्न आपसे पूछा गया है, किस ऐतिहासिक पाठ में? तो यहाँ पर दोस्तों तीन मोड़, यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, अर्थशास्त्र। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सम्राट चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री जिनका नाम है चाणक्य, आप सभी लोग परिचित होंगे, ये चाणक्य नीति, जिसे जिनका नाम कौटिल्य भी था, इनको चाणक्य पंडित के नाम से जाना जाता है। इनकी जो तर्क शक्ति थी बहुत ही विशाल थी, बहुत ही बड़ी थी। आप सभी लोग इनके ज्ञान से तो परिचित होंगे, इनकी बहुत सारी बुकें किताबें आपको मिल जाएंगी। अगर इनको फॉलो करके आप लाइफ में चलते हैं तो बहुत आगे जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है यहाँ पर राइट आंसर, तो आपको मैंने बता ही दिया अर्थशास्त्र। और आप सभी को एक छोटा सा पॉइंट मैं बता रहा हूँ, आप सभी लोग अगर कॉपी पेन, मैंने बताया कि जब भी आप मेरी क्लास अटेंड करिए तो कॉपी पेन साथ में रखिए, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताऊँ उसे आप लोग नोट कर लीजिए करिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि सम्राट चंद्रगुप्त के यहाँ पर प्रधानमंत्री जो थे वो चाणक्य थे, जिन्हें हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। और अर्थशास्त्र में जो है चांदी के सिक्कों को रुपया के रूप में शामिल किया था इन्होंने। ठीक है, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि सोने के सिक्के, तांबे के सिक्के और सीसा के सिक्के, ठीक है, इसके साथ ही अन्य प्रकार के सिक्कों का जो उल्लेख है सम्राट चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री चाणक्य द्वारा जो है ये उसमें प्रचलित, मतलब अर्थशास्त्र में किया गया था। तो आप सभी लोग इसे ध्यान में रखिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत में नमक कानून को तोड़ने के लिए यात्रा का नेतृत्व किया था? आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए कि निम्नलिखित में से किसने नमक कानून को तोड़ने के लिए यात्रा का नेतृत्व किया था? तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है महात्मा गांधी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, महात्मा गांधी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि सन 1934 ईस्वी के बाद मुस्लिम लीग का मुख्य प्रवक्ता कौन बन गया था? बताइए दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों जितने भी लोगों ने मोहम्मद अली जिन्ना बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा वर्ण चार चार जाने माने वर्गों में से चौथे स्थान पर था? तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर देख लीजिए, कौन सा वर्ण जो है, आप सभी लोग पहले ध्यान दीजिए क्वेश्चन को, कौन सा वर्ण चार जाने माने वर्गों में चौथे स्थान पर था? तो आप सभी लोग जानते हैं जो क्षत्रिय होता है वो पहले स्थान पर आता है, सॉरी माफ करिएगा गलती हो गई, पहले स्थान पर आते हैं ब्राह्मण। जितने भी लोगों ने यहाँ पर बताया है पहले स्थान पर ब्राह्मण आते हैं, वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। दूसरे स्थान पर आते हैं क्षत्रिय। ठीक है, इन दोनों को आज के समय में जनरल कैटेगरी में रखा जाता है, सभी लोग जानते होंगे। और बात करें दोस्तों यहाँ पर वैश्य की, जिसमें आपके व्यापारी लोग ज्यादा आते हैं, ये आपका तीसरे स्थान पर आएगा, जिन्हें ओबीसी की कैटेगरी में रखा जाता है आज के समय में। और बात करें दोस्तों यहाँ पर शूद्र की, तो ये आपका चौथे स्थान पर आएंगे, जिन्हें हम लोग एससी की कैटेगरी में रखते हैं। तो आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर चौथे पहले को बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपसे पूछा ही जा रहा है कि कौन सा वर्ग चौथे स्थान पर आता है। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर पहले को बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है?
चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि सत्य शोधक समाज में समाज के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों यहाँ पर सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे, तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर तीसरे को, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका क्या है, ज्योतिराव फूले। अंडमान निकोबार तथा द्वीप सहित भारत की तटीय रेखा की कुल लंबाई जो है किलोमीटर में आपको बताना है लगभग कितनी है। तो अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप सहित भारत की तटीय रेखा की कुल लंबाई जो है दोस्तों किलोमीटर में बात करें तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर 4 को बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 7516, 7516 किलोमीटर, ये है कहाँ से कहाँ तक, अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप सहित भारत की तटीय सीमा की कुल लंबाई किलोमीटर में। चलिए 7516 आप लोग ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है कि किस दिशा में भारत वलित पर्वत से घिरा हुआ है। वलित पर्वत से, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों आप सभी लोग देख लीजिए, वलित पर्वत से घिरा हुआ है तो यहाँ पर भारत उत्तर पश्चिम, उत्तर और उत्तर पूरब में, ठीक है, उत्तर पश्चिम उत्तर पूरब में जो है नए मोड़दार पहाड़ों से घिरा हुआ है। तो जितने भी लोगों ने यहाँ पर पश्चिम बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। किस दिशा में, भारत वलित पर्वत से पश्चिम दिशा में नहीं घिरा हुआ है, जबकि उत्तर पश्चिम और उत्तर पूरब इनमें झुका हुआ है, मतलब घिरा हुआ है, ना कि पश्चिम में। ठीक है, तो आप सभी लोगों का ऑप्शन नंबर जो पहला है बिल्कुल राइट हो जाएगा। दिहांग घाटी के बाद हिमालय दक्षिण की ओर मुड़ता है तथा भारत की पूर्वी सीमा बनती है, जिसे कहा जाता है। आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की पूर्वी सीमा का प्रतीक है। ठीक है, यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर यहाँ पर चौथे को, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। पूर्वांचल आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा से बना है। भारत का संपूर्ण मतलब पूरा उत्तरी मैदान जो है किस प्रकार की मृदा से बना है। जलोढ़ मिट्टी या काली मिट्टी या लैटेराइट मुद्रा मुद्रा या आपका शुष्क मुद्रा। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है पहला वाला ऑप्शन जड़होल मृदा, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर पहला आपका बिल्कुल राइट है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा किसी भी जगह की जलवायु के 6 प्रमुख नियंत्रणों में से नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर पहले को, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर पहला क्या है, समुद्र की से दूरी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। भारत में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। देखिए 100, 111, 311, 401। सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए दोस्तों। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत में कितने जलमार्ग हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं भारत में जो है टोटल 111 जलमार्ग हैं। ठीक है, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के अनुसार जो है ये चीज परिकलन किया गया था कि भारत में 111 अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग है। NW, ठीक है, NW अनुसूचित किया था इसे। ठीक है, और इन 111 अंतर देशीय जलमार्गों में जो है 106 का कार्य 2016 में पूरा हो चुका था और राष्ट्रीय जलमार्ग लगभग 20,275, ठीक है, किलोमीटर तक विस्तृत है। तो आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, चुंबकीय वस्तुएं ऐसी वस्तुएं हैं जो एक चुंबक की ओर सदैव आकर्षित होती हैं, एक चुंबक की ओर कभी भी आकर्षित होती हैं, सदैव चुंबक से दूर चले जाते हैं, कोई विकल्प सही नहीं है। बताइए। तो देखिए एक चुंबकीय वस्तु सदैव आकर्षित होती है, एक चुंबक की ओर सदैव आकर्षित होती है। जी हाँ, एक चुंबक की ओर कभी भी आकर्षित नहीं होती है। तो पहला ऑप्शन दूसरे ऑप्शन से बिल्कुल विपरीत है। तो पहला ऑप्शन जितने भी लोगों ने बताया है बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवियां जिन्हें स्क्रीन पर प्राप्त नहीं किया जा सकता क्या कहलाती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर दूसरे को, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। आभासी, वर्चुअल, यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया ऑप्शन नंबर 2, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे।
अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कैपिलेरी एक्शन सूक्ष्म नलिका प्रभाव का एक उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर 3 को, साबुन के बुलबुले का निर्माण, ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, साबुन के बुलबुले का निर्माण जितने भी लोगों ने बताया वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कैपिलेरी एक्शन सूक्ष्म नलिका प्रभाव एक उदाहरण नहीं है, साबुन के बुलबुले का निर्माण। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि कीटों में गैसों के आदान प्रदान के लिए वायुनली के संजाल को क्या कहते हैं। तो कीटों में, जी हाँ, कीटों में गैसों के आदान प्रदान के लिए वायुनली के संजाल को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर 1 को, श्वास नली, ट्रेकिया यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पत्तियों की सतह पर मौजूद अ, रंध्र स्टोमा स्टोमाटा के माध्यम से किस प्रक्रिया द्वारा जो है पानी का वाष्पीकरण करता है। तो आप सभी लोग देखिए और बताने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है, पौधे के वायवीय भागों में जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कह लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर दूसरे को, वाष्पोत्सर्जन, ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। पत्तियों की सतह पे मौजूद जो रंध्र होते हैं, इसके माध्यम से किस प्रक्रिया द्वारा पानी का वाष्पीकरण करता है। तो यहाँ पर वाष्पोत्सर्जन के द्वारा वाष्पीकरण करता है। तो दोस्तों आज की इस क्लास का ये लास्ट प्रश्न था। आप सभी लोग बताए हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2, जितने भी लोग बताए वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। इसी के साथ जो है आज की ये क्लास आपकी यहीं पर समाप्त होती है। और आप सभी को आज की ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर। वीडियो को शेयर करना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद, मिलते हैं अपने किसी अन्य वीडियो में।